So, welcome everyone, and this is most important 40 current affairs class for all IBS aspirant who are going to complete their interview, who are going to start their interview. सबसे पहले इस वीडियो में कहना चाहूँगा जिनका भी कल इंटरव्यू है उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने जितनी भी तैयारी करी है, ठीक है, जितनी भी जैसे भी तैयारी करी है, कल आपका डे है, कल आपको परफॉर्म करना है। सो एवरीबडी जस्ट ऑल द बेस्ट एंड जस्ट गो एंड ब्रेक अ लेग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन योर इंटरव्यू इज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो कॉन्फिडेंस है जो आपको बना करके रखना है। लाइक योर एंट्री टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट टेम्परामेंट्स ऑफ योर माइंड, दैट टेम्परामेंट्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड द वे यू जस्ट शो योर सेल्फ, दैट मैटर्स अलॉट। तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी कि आप जिस तरीके से एंट्री करते हैं, फिर बैठते हैं, देन पहला क्वेश्चन जो आपके लिए आने वाला होगा। दो मूल बातें बता देता हूं, टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन रेस्पेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू दैट यू आर गोइंग टू टेक टुमारो। फर्स्ट थिंग कि आप ये सोच करके जाओ कि जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मुझे आता है मैं बताऊंगा, मुझे नहीं आता तो मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक मैं कोशिश कर सकता हूं उसके आसपास पहुंचने की वो कोशिश करूंगा, लेकिन कोई भी गलत जवाब मैं नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। You don't have to answer wrong if you don't know the answer of the questions. You may say, I'm sorry sir, I'm not able to recall. Okay. अगर आपने बोला आई डोंट नो एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सो देयर इज द डिफरेंस। अगर आपने बोला आई डोंट नो, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है, आप पढ़े ही नहीं है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, इट मीन्स यू हैव लर्नड बट यू आर फॉरगेटिंग एट द मोमेंट। सो इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। आप अनपढ़ से थोड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो टर्म्स बहुत मैटर करते हैं। फोकस ऑन दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द मोस्ट 40 करंट अफेयर्स क्लास एंड दैट इज फर्स्ट इज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये बाइलिंगुअल मैंने रखा है जिससे सभी बच्चे इसको आराम से पढ़ पाएं। इसकी पीडीएफ व्हेन यू कंप्लीट द वीडियो, जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन के आंसर्स आपको खुद देने हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख पाएंगे तो उन सभी 40 क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाएंगे। अगर आपने 40 में से 30 क्वेश्चन के भी आंसर्स दे दिए तो कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। सो इफ यू आर एबल टू आंसर ऑल द 40 questions out of 40, even if you are able to answer 30 questions, so you are in a very good position. Okay, तो चलिए शुरू करें क्या भाई, हैं शुरू कर देते हैं क्या। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है, जिसको हम कहते हैं, ये मई में 2026, ठीक है, ये इसकी डेट है, बट एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं है और ये डेट आपसे पूछी भी नहीं जाएगी, इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। लेकिन वेन्यू क्या है वो मैटर करता है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर रीजन, इट मीन्स द बॉर्डर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर रीजन है वहां पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या किया गया था, चलाया गया था। ओके सर, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशंस कंडक्टेड रिसेंटली इन डेंस फॉरेस्ट एरियाज नियर द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। अब देखो, यहां पर बताया यह जा रहा है कि सर जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं। एंटी नक्सल क्या होता है, अब पूछेंगे कि कोई एंटी नक्सल, अब यहां से टर्म बन जाएगा, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि कोई एंटी नक्सल ऑपरेशन का नाम बताओ। व्हाट वुड यू से, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। एंटी नक्सल मतलब नक्सल के विरुद्ध में, इज दैट क्लियर। तो नक्सल के विरुद्ध में आप चलाए गए किसी एक अभियान का नाम बताएं, एक ऑपरेशन का नाम बताएं। सो यू कैन टेल ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कंडक्टेड रिसेंटली इन द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में, एरियाज नियर द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। अब आपको यहां पर कुछ मेजर चीजें ध्यान में रखनी है। व्हाट मेजर थिंग्स यू हैव टू माइंड, what major things you have to keep in mind is anti-nexal operation, black forest region, Chhattisgarh Telangana border. Security forces neutralized several Maoists and recovered sophisticated weapons, explosives and कम्युनिकेशन डिवाइसेस। बहुत सारी चीजें वहां से मिली, ठीक है। माओवादियों को उन्होंने मारा भी, भारी मात्रा में हथियार मिले, विस्फोटक मिले, और संचार का जो उपकरण होता है, मींस कम्युनिकेशन के लिए जो वायरलेस वगैरह यूज होते हैं, दीज ऑल द थिंग्स वर वहां से क्या किए गए, वो रिकवर किए गए। द ऑपरेशन हाईलाइटेड द ग्रोइंग सक्सेस ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ओनली ऑन फोर्स। तो ये इतना मैटर नहीं करेगा ये लाइन। इट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट पुलिस। कैसे कैसे हुआ, स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज, उनकी मदद से कंप्लीट हुआ। दिस ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टिल रिमेन्स अ मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इंडिया। तो सर ये ऑपरेशन चलाया क्यों गया था, क्योंकि लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है
वो एक अभी भी मेजर इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है हमारे देश के लिए, एंड दैट इज वाई दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस उनमें से आप एक कह सकते हो। उनमें से जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनमें से एक चैलेंज जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो क्या किया गया था, चलाया गया था। ठीक है, हिंदी वाले इधर आराम से अपना देखते हुए चल लेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉर फर्दर एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। अब आपको पता हार्मुज जो क्राइसिस चल रही है पूरे दुनिया में चल रही है, ठीक है, क्योंकि इनके वजह से बहुत सारे कंट्रीज झेल रहे हैं, इवन इंडिया भी झेल रहा है। तो अगर आप देखोगे ये भी मई की ही खबर चल रही है, अभी रिसेंट का ही चल रहा है, मुद्दा चल ही रहा है, तो काफी टाइम से चल रहा है। तो डेट इतना आप स्टार्टिंग का याद रख सकते हो कि सर स्टार्ट कब हुआ था, वो आप एक बार देख लेना। वेन्यू बात करोगे तो पर्शियन गल्फ रीजन है पूरा, ठीक है, वहां पर। अब इसमें क्या है, द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है क्या? सो स्ट्रेट ऑफ जो हार्मुज है वो क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रेड रूट्स। ठीक है, यानी कि विश्व में से एक, मतलब जहां से तेल व्यापार होता है, ऑयल का ट्रेड होता है, उसका एक इंपॉर्टेंट वो क्या है, एक रूट है वो, ठीक है, थ्रू विच अ मेजर पोर्शन ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल पासिस। मतलब एक बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, कच्चे तेल जो है उसका वो क्या होता है, परिवहन होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है एक तरीके से, ठीक है। अब ड्यू टू राइजिंग टेंशन इन मिडिल ईस्ट में क्या हो गया भाई, टेंशन राइज हो गया। कंसर्न्स रिगार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ऑयल सप्लाई हैव इंक्रीज्ड ग्लोबली। तो कहीं ना कहीं मतलब आप देखोगे कि समुद्र की जो सुरक्षा है, ठीक है, और तेल की जो आपूर्ति है उसको लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई, ग्लोबल लेवल पर टेंशन चल रही है। इंडिया इज स्पेशली सेंसिटिव टू दिस रीजन, इंडिया स्पेशली सेंसिटिव इस रीजन के बिकॉज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स ट्रेवल थ्रू हार्मुज। अब हार्मुज जो है उसके ही थ्रू बहुत एकदम बड़े मात्रा में जो है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण भारत के लिए है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे कच्चे तेल आते हैं, क्रूड ऑयल आते हैं, वो बहुत बड़ा उसका जो मेजर एक तरीके से पूरा उसका जो क्या बोलते हैं उसको, तेल है, वो सबसे ज्यादा वहीं से आता है, ठीक है, बहुत बड़ा परसेंटेज। एनी डिसरप्शन इन द रूट कैन इंक्रीज फ्यूल प्राइसेस। अब उससे होगा क्या सर, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का क्राइसिस सबको पता है, प्रॉब्लम क्या है उससे? सर प्रॉब्लम है फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं ला पाएंगे हम टाइम से तो यहाँ पर क्या होगा, जो लोग जमा करके बैठे रहेंगे तेल, और वो डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम आपको पता ही है, ठीक है, ऑयल का जो फ्यूल है वो प्राइस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इनसाइड इंडिया। तो इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक है। क्या क्या बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों भाई, अगर तेल ही उसको जो मान लो 70-80 रुपए लीटर तेल मिलता था, अगर वो 150 रुपए का मिलेगा, सो ऑब्वियस सी बात है हर एक चीज की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ this issue shows how international geopolitical tensions directly affect national economic security. Means ये जो issue है, this issue shows how international geopolitical tensions directly affect national economic security. तो ये जो टेंशन आपको दिख रही है डायरेक्टली ये नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी को क्या कर देता है भाई, ये बहुत ज्यादा क्या कर देता है, प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है, डिस्टर्बेंस फैला देता है। नेक्स्ट अगला है क्वाड। अब जो क्वाड क्या है, क्वाड एनर्जी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। अब क्वाड ऊर्जा का एक सुरक्षा ढांचा वो है क्या, तो ये भी मे की ही न्यूज चल रही है, ठीक है। मेंबर्स की अगर बात करें तो इसमें इंडिया है, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। बात करें, क्वाड हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम अ सिंपल स्ट्रेटेजिक डायलॉग इनटू अ मेजर इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फोकसिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी कॉर्पोरेशन। कहां, अब देखो, जो क्वाड एक साधारण रणनीतिक संवाद से आगे बढ़कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा में सहयोग, साइबर सुरक्षा और सप्लाई चेन, क्या क्या चीजों में ये क्वाड क्या क्या रोल प्ले करता है, ये पॉइंट्स याद रखना है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड द पॉइंट्स दैट व्हाट इज क्वाड फॉर। सो क्वाड इज फॉर इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फोकसिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है भाई, यानी कि आप समुद्र में जो सुरक्षा है उसके लिए, एनर्जी कॉर्पोरेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन रेसिलियंस, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट हो क्या है, एक स्टेज है आप कह सकते हो, ठीक है, पार्टनरशिप एक तरीके का। रिसेंटली क्वाड कंट्रीज एम्फेसाइज, किस पर जोर दिया है इन्होंने, एनर्जी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड रूट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा जो है उस पर ध्यान दिया गया है। क्यों ध्यान दिया गया उस पर भी बात करेंगे।
पर एनर्जी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड रूट्स, इसकी सबसे ज्यादा जो है उस पर उन्होंने क्या दिया है, क्वाड ने जोर दिया है। द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, देखो मेन प्रॉब्लम चाइना है, द मेन प्रॉब्लम इज चाइना, बिकॉज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना हैज मेड क्वाड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब चूंकि चाइना हर जगह से दबाता ही है हर किसी को, लेकिन इंडो और ये जो है क्या बोलेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन है अपना, तो अब इसमें क्या है कि चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा है, तो इस वजह से क्वाड की जो स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंस है वो काफी इंडिया के लिए बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री कॉपरेशन, अगर मिलिट्री कॉपरेशन को छोड़ दिया जाए तो क्वाड ऑल्सो सपोर्ट्स टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स। तो जो क्वाड है ना वो सपोर्ट किस चीज के लिए करता है, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स पे भी बढ़ावा देता है, यानी तकनीकी जो आपकी साझेदारी है उसमें डिजास्टर रिस्पॉन्स यानी कि आपदा प्रबंधन पर भी ध्यान देता है, कोई अगर कैलेमिटीज वगैरह हुई, एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, और उस पर्टिकुलर एरिया में जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर भी जोर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली फॉर इंडिया। अब इंडिया के लिए बहुत ज्यादा ये क्वाड क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स टू बी नोटेड, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली countries most importantly energy security and protection of trade routes for India. Okay, next is PM Modi's 5 nation visit. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ इज हेडिंग टूवर्ड्स एनी नेशन, इट मीन्स ही इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ, वहां पर वो क्या करते हैं, बहुत सारी ट्रीटी करते हैं, समझौते करके आते हैं, बहुत सारी चीजें पे एमओयू वगैरह पे साइन करके आते हैं, एंड एक कोऑर्डिनेशन में किसी दूसरे कंट्री के साथ हम ट्रेड के बारे में बातचीत करके आते हैं। ओके, ना कहां कहां, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली। ठीक है, तो यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली, ये याद रखना 5 देश कौन कौन से हैं। ठीक है, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली। Prime Minister Narendra Modi's recent 5 nation visit focused on strengthening India's diplomatic, economic, technological and strategic partnerships. क्यों गए हैं मोदी जी, काहे गए हैं, घूमने गए हैं? तो कुछ लोग कह देते हैं मोदी जी घूमने गए हैं। घूमने जाएंगे तो एक चार्टर प्लेन लेके कहीं भी घूम सकते हैं ऐसे, बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री गोज टू अनदर कंट्री तो उनके कुछ मुद्दे होते हैं, उस के लिए वो जाते हैं। घूमने के लिए ऐसे भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ऐसे जाए। ठीक है भाई, ठीक, तो कहीं कोई परेशान हो जाते हैं तो कोई भी देश का, आप कल बन जाएंगे प्रधानमंत्री, आप भी जाएंगे घूमने, मुझे बना दो, मैं ही घुमाऊं। ठीक है तो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस पर बढ़ावा जो है मोदी जी उस पर फोकस करके इसलिए वहां पर गए। डिस्कशंस इंक्लूडेड क्या, सेमी कंडक्टर कॉर्पोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, स्वच्छ ऊर्जा, ट्रेड एक्सपेंशन, बताया ना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, डिफेंस कोलैबोरेशन, आपको पता है कई बार आप अकेले नहीं लड़ पाओगे किसी देश से तो दूसरा देश सहायता करता है कभी ऐसी दिक्कत परेशानी, डिफेंस कोलैबोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप हमारे यहाँ कुछ इन्वेस्ट करो, हम आपके यहाँ कुछ करते हैं, दोनों देशों में एक काम बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। दीज विजिट्स आर नॉट मेयरली डिप्लोमेटिक इवेंट्स बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू नेशनल सिक्योरिटी थ्रू स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक रिलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ये सिर्फ आप डिप्लोमेटिक मत देखिए कि सिर्फ डिप्लोमेटिक है ये इवेंट, नहीं, ये क्या है, ये कंट्रीब्यूट, और क्या क्या कंट्रीब्यूट, डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है ये, जो इकोनॉमिक रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अब आपको पता है ना कि यहां पर एक मिलजुल करके जब हम चलते हैं किसी दूसरे देश के साथ में तो वो कहीं ना कहीं हमें क्या बनाता है, एक साझेदारी के माध्यम से हमें स्ट्रांग बना देता है वो। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस है, रणनीतिक साझेदारी उसमें रहेगी, और इंटरनल देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात है वो। अच्छा, इन मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड डीपली, ये तो पता ही है आपको, बट कहाँ कहाँ गए, क्या पॉइंट याद रखना है, क्यों गए, कहाँ गए, कहाँ गए हैं भाई, यहाँ गए हैं। कौन कौन से देश हैं, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। काहे गए हैं भाई, सेमी कंडक्टर कॉर्पोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, ट्रेड एक्सपेंशन, डिफेंस कोलैबोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए गए हुए हैं। ठीक है, बट ये सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है और इकोनॉमिक, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक रिलेशनशिप के लिए गए हैं जिससे कमजोर ना हो हम इकोनॉमिकली। ओके, नेक्स्ट, मणिपुर का आपको पता है सुरक्षा संकट कितना इंपॉर्टेंट है, मणिपुर सिक्योरिटी क्राइसिस। ठीक है, ये ऑनगोइंग चल ही रहा है अभी, इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें आ ही रही। वेन्यू मणिपुर ही है, चूंकि मणिपुर की बात हो रही है।
नाउ द सिचुएशन इन मणिपुर कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेंसिटिव इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इंडिया में किसी स्पेशल स्टेट की बात करें जहां पर बहुत ज्यादा मतलब क्राइसिस चलती है, तो मणिपुर जो है उसमें एक स्थान वो भी लेता है। मीन्स वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव जो जोन है आपके किसी भी स्टेट का, वो इसमें से एक मणिपुर आता है। ठीक है, सो एथनिक वायलेंस होती है वहां पर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिविलियंस, बहुत भागते इधर उधर। ठीक है, आना जाना, इलीगल आर्म्स सर्कुलेशन, मतलब क्या ही बताएं, जैसे पंजाब में खुली दारू बढ़ती है ऐसे मणिपुर में आर्म्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड मिस इन्फॉर्मेशन, सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पूरा माहौल बिगड़ सकता है। ठीक है, सो मिस इन्फॉर्मेशन हैव कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन सिग्निफिकेंटली, बहुत बड़े रूप से, मतलब काफी क्या बताएं कि इस तरीके से मतलब सिविलियंस का क्या हो रहा है वहां पर, वो माइग्रेट कर रहे हैं, कुछ तो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वहां से, और कुछ क्या कर रहे हैं वहां से भाग भी रहे होंगे। कुकी मेहते की लड़ाई चल रही थी, अभी किसकी किसकी चल रही है कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आप अवेयर हैं तो। द रीजन इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है भाई, अब ये क्यों है? क्योंकि भाई ये सीमा के बहुत पास है, जो बॉर्डर्स हैं उसके बहुत क्लोज है, तो इसके वजह से क्या है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिकली। ठीक, एंड सिक्योरिटी सेंसिटिव नॉर्थ ईस्टर्न जियोग्राफी, यानी कि अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है सीमा की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा जो आसपास की सीमाएं इसके अलग अलग हैं, वहां से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है। द क्राइसिस हैज हाईलाइटेड हाउ कम्युनल डिस्ट्रेस, देखो कम्युनल डिस्ट्रेस का एक एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा, मणिपुर का एग्जांपल आप दे सकते हैं कम्युनल डिस्ट्रेस का। ठीक है, नाउ सोशल इनस्टेबिलिटी चल रही है वहां पर, एंड फेक नैरेटिव्स कैन अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। इट हैज आल्सो शोन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, रैपिड रिस्पांस एंड लॉन्ग टर्म पीस बिल्डिंग मेजर्स। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मणिपुर की स्थिति भारत की सबसे संवेदनशील आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में बनी हुई है। जातीय हिंसा चल रही है वहां पर। ठीक है, बहुत ज्यादा आपस में लड़ रहे हैं सब। ठीक, अब डीप फेक और एआई मिस इन्फॉर्मेशन थ्रेट, अब ये काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है। डीप फेक आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है कि डीप फेक और एआई मिस इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो ये तो ऑनगोइंग कंसर्न चल रहा है, कोई ऐसा इसका ऐसा कुछ डेट नहीं है। अब डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट फेक वीडियोस। ये क्या बनाता है? फेक वीडियो बना देगा, ऑडियो क्लिप्स निकाल देगा उल्टे पुल्टे, एंड इमेजेस दैट अपीयर रियल, आपको लगेगा कि वो रियल है। ठीक है, आप कई बार वो चलाते होंगे ना, यू मस्ट बी यूजिंग यूट्यूब और इंस्टाग्राम, वहां पर मोदी जी अलग अलग हरकतें करते हुए नजर आ जाते हैं जबकि वो नहीं होते हैं वहां पर। सो आप समझ सकते हो डीप फेक कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये एआई का यूज करके बनाया जाता है। रिसेंटली इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द मिसयूज ऑफ एआई जनरेटेड मिस इंफॉर्मेशन। पता चले मोदी जी की वीडियो किसने बना दिया, भाइयों बहनों आज रात से आप सभी को अपने घर में रहना है, कल से संपूर्ण लॉकडाउन है। पता चल रहा है आपका ऑफिस ही बंद हो गया। ठीक है, पता चला आप ड्यूटी पे ही नहीं गए। हाँ, आप क्या जाना, मोदी जी ने कह दिया भाइयों बहनों कल से 500 के सभी नोट बंद हैं, लाओ मुझे दे दो सब। ठीक है, पता चल रहा है कि आप घर में से 500 के नोट बैंक लेके पहुंच गए हजारों लोग, बैंक वाले अलग पगला रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बैंक वाले भी सोच रहे हैं हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है। ठीक, पाकिस्तान अलग परेशान हो जाएगा, फंडिंग करके बैठा रहता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। अब डीप फेक्स कैन मैनिपुलेट इलेक्शंस। भाई डीप फेक इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल। पता चले कि राहुल गांधी ही आके कहें कि राहुल गांधी आ जाए और कहें अरे सुनो मेरे भाइयों आप सभी लोग बीजेपी को ही वोट दे दीजिएगा। पता चल रहा है कि कांग्रेस वाले खुद के कांग्रेस पार्टी जाकर के बीजेपी को वोट दे रही है क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया। कितना खतरनाक हो सकता है ये। एट कैन क्रिएट कम्युनल टेंशन। कम्युनल टेंशन क्या क्रिएट कर सकता है? हिंदू मुस्लिम आपको पता ही है पूरे देश में कभी भी चल चल लड़ेंगे भी, तो वो वाले लोग हैं कितने पढ़े लिखे होते हैं आपको पता ही है जो लड़ते हैं। सो क्रिएट कम्युनल टेंशन। अब पता चला किसी की ऐसे ही फेक वीडियो बना दी गई, पता चला कोई किसी को मार पीट रहा है, अब हो गया दंगा शुरू, मारा कुटी चली गई। डैमेज रेपुटेशन के किसी को डैमेज कर सकता है। पता चला कोई मेरी ही कल की वीडियो बना दिया खतरनाक सा, ठीक है, और मेरे डैमेज रेपुटेशन अभी जो बनी नहीं है ठीक से वही खत्म कर दे। ठीक, एंड स्प्रेड पैनिक ड्यूरिंग सेंसिटिव सिचुएशंस। पता चला एकदम सेंसिटिव सिचुएशन चल रहा है तो सभी लोग बैठ करके कोई बहुत मतलब देश में कोई टेंशन, मान लो पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई शुरू हो गई, उसमें टेंशन चल रहा है, उसी में मोदी जी की वीडियो आ गई पता चले। ठीक है भाइयों
कल हमको क्या करना है, सब लोग खुद तैयार हो जाए, पाकिस्तान से लड़ना है। अब पता चले कि अलग ही माहौल चल रहा है, ठीक है, पूरा माहौल खराब कर सकता है। इन द फ्यूचर नैरेटिव वॉरफेयर थ्रू एआई जनरेटेड कंटेंट मे बिकम अ मेजर चैलेंज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज। अब आपको पता है, पता चले चाइना ही वीडियो बना दे मोदी जी का, सर्कुलेट करा दे पूरे इंडिया में उल्टे पुल्टे वीडियोस, खत्म, टाटा बाय बाय। तो कितना डीप फेक खतरनाक हो सकता है आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट वन एंड साइबर वॉरफेयर थ्रेट एक्सपेंशन। साइबर युद्ध का खतरा जो है वो कैसा बढ़ता जा रहा है वो देखिए, ऑनगोइंग चल रहा है। साइबर वॉरफेयर हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट मॉडर्न सिक्योरिटी थ्रेट्स ग्लोबली। एक वैश्विक रूप से ग्लोबल लेवल पर जो साइबर वॉरफेयर है वो एक बड़ा, सबसे बड़ा मॉडर्न थ्रेट बन चुका है, ठीक है भाई। गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एयरपोर्ट्स, power grids and defense systems are increasingly targeted through cyber attacks। आपने देखा नहीं अभी ईरान में कैसे क्या हो गया है भाई, अभी आपने देखा नहीं कितनी खतरनाक चीजें हो गई। अब देखो पावर ग्रिड की बात कर रहा है, अब दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी की आपको पता ही है कि अगर लाइट नहीं आई एक दिन दो दिन तो दिल्ली वाले तो ऐसे मरमुरा जाएंगे। अब पता चला कि पावर ग्रिड ही दिल्ली का उड़ा दिया, अब क्या करोगे, अफरा तफरी मच जाएगी, गर्मी के माहौल में उबल के खत्म हो जाएंगे, कुछ लोग पागल हो जाएंगे, कुछ भागेंगे इधर उधर भागेंगे, कितना खतरनाक हो सकता है। तो साइबर वॉरफेयर में क्या है कि अलग अलग चीजों को, एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वही उड़ा देगा, पावर ग्रिड उड़ा देगा, डिफेंस सिस्टम्स को खत्म कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी अमेरिका, ईरान और इसराइल के केस में क्या हो रहा है, रिसेंटली पता चला कि कहां पर बैठे थे और कहां कितने सारे इंपॉर्टेंट बंदों को एक ही बार में अमेरिका ने स्वाहा कर दिया वहां पर, ठीक है। बात करें रिसेंटली डिस्कशन ऑन साइबर प्रिपेयर्डनेस एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी हैव इंटेंसिफाइड इन इंडिया। बढ़ गया भाई। साइबर अटैक्स आर डेंजरस बिकॉज दे कैन डिसरप्ट एसेंशियल सर्विसेज विदाउट फिजिकल वॉरफेयर। बिना उतरे, सबकी जरूरत ही नहीं कि बंदूक बंदूक लेके निकलेंगे, कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे ही तहलका मचा देंगे। मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज आर नाउ फोकसिंग हैवीली ऑन साइबर मॉनिटरिंग, ठीक है, डिजिटल इंटेलिजेंस एंड साइबर डिफेंस सिस्टम। तो इस सब पर आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सारे टर्म से आपको रूबरू होकर जाना है। नीट पेपर लीक ले हो, ये थ्रेट नहीं है क्या देश के लिए? बिल्कुल है। नीट पेपर लीक एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म, क्या सुरक्षा में सुधार की जरूरत है? पेपर लीक जो नीट में हुआ वो क्या है? तो अब देखोगे सुप्रीम कोर्ट और नेशनल टेस्टिंग जो डिस्कशन है उस पर ये आधारित है। द नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी बिकम a major national issue after allegations regarding examination integrity and organized cheating networks surfaced। आपको पता है अलग अलग जगह से बंदे पकड़े गए हैं, ठीक है। कौन कौन पकड़े गए हैं उनके नाम एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपको याद हो। द गवर्नमेंट लेटर डिस्कस्ड सेवरल रिफॉर्म्स टू इंप्रूव एग्जामिनेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इस पर सुधारों की पूरी चर्चा चल रही है, इस पर पूरी बातचीत चल रही है, कैसे क्या। दिस इशू बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज लार्ज स्केल एग्जाम लीक्स डैमेज पब्लिक ट्रस्ट। मोदी जी जब आए थे तो क्या कहते थे? मोदी जी क्या कहते थे? जब देखो जब पेपर लीक हो जाता है हमारा यूथ सिर्फ इसी में फंसा रहता है। तो मोदी जी अब पेपर लीक कैसे हो रहा है? जीडी जैसे एग्जाम जो देश में सबसे एसएससी के छोटे स्तर के एग्जामों में से आता है वो तक ठीक से नहीं हो पा रहा है आप लोगों से। क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। इतना नहीं पता है, अभी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कोर्ट का जो एग्जाम होता है दिल्ली हाई कोर्ट का, ठीक है, उसमें जो लोग भी इसको एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं 24 मई का डेट दिया था। आपको पता नहीं था यूपीएससी का उस दिन पेपर है? यूपीएससी तो पहले से बता के रखती है अपना पेपर, आपको पता ही नहीं, आप सो रहे हैं अचानक से पता चला अरे बच्चे तो कह रहे हैं 24 तारीख को यूपीएससी का पेपर है। वो सब बच्चा, आपको क्या लगता है एक एग्जाम पढ़ेगा तो उसका कुछ हो पाएगा? सभी बच्चे जानते हैं कि मल्टीपल एग्जामिनेशंस देना और उसमें से किसी एक में भी नौकरी मिल जाए, मोदी जी इसके लिए ध्यान देते हैं बच्चे। आपको नहीं पता है बच्चों का दुख दर्द, ठीक है। आप बस मेलोडी लेके मेलोनी के पास जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डैमेज जो है पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो डैमेज हो जाता है। क्यों? नीट की तैयारी कितना महंगा है, सबको पता है नीट की तैयारी इतनी महंगी है, ठीक है। प्लस सोशल एंगर, लोग गुस्सा हो जाएंगे, फाड़ फूड़ देंगे किसी दिन किसी को, किसमें से चले जाएंगे ना सेंटर वेंटर पे। एंड अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ऐसा नहीं लगेगा नीट तो झंडू बाम है, ठीक है, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, खत्म कर दिए जाओगे, ठीक है। इट ऑल्सो हाईलाइटेड, देखा नहीं कैसे एसएससी में जब
बच्चों ने तहलका मचाया तब एसएससी में धीरे धीरे अब रिफॉर्म्स हो रहे हैं। इट ऑल्सो हाईलाइटेड द रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉपरेशन इन हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार, इसने डिजिटल और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खतरों को भी उजागर किया है कि किस तरीके से डिजिटली हैक हो रहे हैं, सिस्टम्स हैक होकर के पेपर दे दिए जा रहे हैं। कोई 100 में से 100 नंबर ले आ रहा है, चाहे उसको कुछ आए हो चाहे ना हो। ठीक है, तो यही देश का सिस्टम है। तो अब देखो भाई अगला नेक्स्ट क्या है भाई, दिल्ली पुलिस काउंटर टेरर यूनिट्स। अब दिल्ली पुलिस में काउंटर टेरर यूनिट्स कौन कौन से हैं, अब क्या है कैसे क्या है देखना। तो बात चली दिल्ली पुलिस रिसेंटली स्ट्रेंथेंड लोकलाइज्ड काउंटर टेरर प्रिपेयर्डनेस बाय डेवलपिंग काउंटर टेरर यूनिट्स इन पुलिस स्टेशंस। अब ये क्यों बनाए गए, दिस स्टेप रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रैपिड इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड लोकल लेवल सर्विलांस। ठीक है, अब क्या बताएं दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में क्या है भाई, इन्होंने क्या बना दिया है, काउंटर टेररिज्म यूनिट्स। ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, लोकल लेवल पर सर्विलांस बढ़ा देंगे। ठीक है, सर्विलांस इनका कहां पर रहता है दिल्ली पुलिस का, किसका मकान बन रहा है और कहां से कितना हजार ले सकते हैं ठीक है, उस पर पूरा एकदम ध्यान देते हैं बढ़िया से। तो सर्विलांस काफी अच्छे है दिल्ली पुलिस की। सिंस दिल्ली कंटेन्स पार्लियामेंट, अब दिल्ली में क्या है पार्लियामेंट, इनको याद आ गया, अरे रे 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 दिल्ली में तो पार्लियामेंट है भाई एम्बेसीज भी हैं, ओ दिल्ली में एम्बेसीज भी हैं, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हैं, अरे माय गॉड ये तो सब हमें पता चल गया, अरे रे। एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिल्ली में है, इवन स्मॉल सिक्योरिटी लैब्स कैन हैव मेजर नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। अब जाके पता चल गया दिल्ली पुलिस को कि छोटा सा लोचा भी कंप्लीट गोचा बना देगा क्या मजाक चल रहा है। अर्बन टेररिज्म प्रिवेंशन, अब अर्बन टेररिज्म क्या है, सर ने पढ़ाया है, ठीक है बैचेस में, बताओ जो लोग बैच में हैं वो बता दें कम से कम अर्बन जो है टेररिज्म क्या है। प्रिवेंशन नाउ डिपेंड्स हैवीली ऑन लोकल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन एंड क्विक रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। तो जो शहरी आतंकवाद है उसको रोकने के लिए स्थानीय इंटेलिजेंस और तेज प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी हो गई, ऐसा इनका कहना है। अब तक इनको नहीं लग रहा था, अब तक बस किसकी बिल्डिंग बन रही है उसमें से कितना लिंटर पड़ेगा तो कितना पैसा लेना, बस उतना ही। ठीक है, इंडिया फोकस ऑन सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी। तो सेमीकंडक्टर सुरक्षा पर भारत का क्या ध्यान है भाई, सेमीकंडक्टर पर क्या ध्यान दे रहे हैं। तो स्थान क्या है भाई, मई में ही हुआ इंडिया नेदरलैंड्स स्ट्रेटेजिक डिस्कशन, इंडिया और नेदरलैंड। अब क्या है, India has recently increased focus on semiconductor manufacturing and technological partnerships। अभी इंडिया ने सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और लोकल टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स पे क्या दिया है भाई, ध्यान दिया है इन्होंने, फोकस किया है। सेमीकंडक्टर्स आर एसेंशियल फॉर, किस लिए जरूरी है, डिफेंस सिस्टम के लिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। तो इंडिया को याद आया, अच्छा ठीक है भाई इस पर भी ध्यान दे देते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स, क्या क्या है, ठीक है भाई, हाँ कहां थे, हाँ तो इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू डेवलप डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी टू रिड्यूस एक्सटर्नल डिपेंडेंस, जो एक्सटर्नल डिपेंडेंस है उसको, और एक्सटर्नल डिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथन टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी। तो अभी क्या है कि भारत ने भी हाल ही में उन्होंने सोचा कि सेमीकंडक्टर का जो निर्माण है और जो उसकी तकनीकी है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप वो बहुत जरूरी हो गया है। तो नीदरलैंड से उन्होंने बातचीत करी है, ठीक है, और इससे फायदा क्या रहता है, डिफेंस का जो सिस्टम है उसमें काम आता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में, सब ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स एक्सपोज्ड हाउ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन। अच्छा ये लाइन रह गई थी कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है अपना, ग्लोबल सप्लाई चेन, इसमें क्या दिक्कत हुआ कि हुआ क्या भाई कि आपको क्या हुआ, डिपेंड कहां होना पड़ा, फॉरेन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, ठीक है, कैन बिकम अ स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, आपको मांगना पड़ रहा है, हे प्रभु दे दीजिए, सॉरी यहां से रास्ते बंद हैं, भेज नहीं पाएंगे। तो अब ये सोच रहे हैं कि चलो खुद ही कर लेते हैं कुछ काम, नहीं तो करप्शन बनाने के अलावा देश का जो मैन्युफैक्चरिंग जो मेन है वो करप्शन है हमारे देश का। आपसे अगर पूछे वैसे तो ये बोल मत देना पर सच्चाई तो यही है कि सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है हमारे देश में, दैट इज करप्शन। वो हम बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चर करते हैं देश में। अच्छा, इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू डेवलप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। अब ट्राई कर रहे हैं कि ला चल इतना सारा इंजीनियर
यूपीएससी, एसएससी, आईबी और ऐसे ऐसे एग्जाम्स में क्यों जाता है? अगर उसने जो 4 साल अपना वक्त दिया है उसका वो इस्तेमाल अपने लाइफ में कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमारे पास घुइया कुछ नहीं। इसीलिए अच्छे अच्छे आईआईटी इंजीनियर्स भी घूम रहे हैं। तो देश में कुछ करिए आप लोग, ठीक है भाई। तो ये सारी बात है। अब इनको होश आ गई है कि चलिए भाई अपने उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे और अपने देश को विकसित करेंगे, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया हमारा, नीट पेपर लीक हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, इंडिया का फोकस। अच्छा, अगला क्या है भाई? अगला देखिए, राइजिंग स्पाई रिंग थ्रेट्स। अब ये बढ़ते जासूसी नेटवर्क का खतरा क्या है? जासूसी नेटवर्क बढ़ के आ रहे हैं। रिसेंट सिक्योरिटी डिस्कशंस हैव हाइलाइटेड ग्रोइंग कंसर्न्स रिगार्डिंग फॉरेन बैक्ड एस्पायोनेज। आपने देखा होगा ना कि कहीं कोई श्रीलंका में ही मोदी जी को मारने की तैयारी कर रहा था कि आइए निपटा देंगे आपको इधर से, कहीं कोई बांग्लादेश में ड्रोन सिस्टम चल रहा है, तैयारी चल रही है। तो एस्पायोनेज जो है ना, जो स्पाइज वगैरह हैं नेटवर्क्स, वो क्या कर रहे हैं? एंड स्पाई रिंग्स ऑपरेटिंग थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन एंड कोवर्ट कॉन्टैक्ट्स। अब ये क्या हो रहा है भाई इससे कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ना, विदेशी समर्थित जासूस, जो विदेश के जासूस हैं, उनका नेटवर्क और डिजिटल माध्यम से संचालित जासूसी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है। मतलब बोल रहे हैं कि अब भाई टेंशन है इस बात की, वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज आर इंक्रीजिंगली मॉनिटरिंग सस्पिशियस इंफॉर्मेशन लीक्स। परीक्षा का लीक रोक ही नहीं पाए हैं, सस्पिशियस इंफॉर्मेशन का लीक रोकेंगे, ठीक है। साइबर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, कोशिश करी जाती है, कहीं कुछ हैक हो रहा है, कहीं कुछ हैक हो रहा है, सेंसिटिव डेटा का ट्रांसफर हो जा रहा है। मॉडर्न एस्पायोनेज इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू ट्रेडिशनल। अब पुराने भर्रे पे नहीं चल रहा है, इट इज नॉट ऑन ट्रेडिशनल। अब ट्रेडिशनल नहीं रह गया। अब कैसे चुरा रहे हैं? स्पाइंग मेथड्स बट नाउ इंक्लूड साइबर सर्विलांस, फाइनेंशियल ट्रैकिंग एंड डिजिटल इन्फिल्ट्रेशन। इतने तरीके से चोटाई हो रही है, चोरी हो रही है। दीज डेवलपमेंट्स हैव मेड काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस मोर इंपॉर्टेंट देन बिफोर एवर, इवन बिफोर, पहले से ज्यादा। नेक्स्ट, एआई डिफेक्ट नैरेटिव वॉरफेयर। अगर बात करें एआई की, तो इसमें क्या है भाई? एआई डिफेक्ट नैरेटिव वॉरफेयर, यानी कि एआई और डिफेक्ट आधारित नैरेटिव वॉरफेयर क्या है? ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव वांट दैट एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिफेक्ट। ये तो वैसे हम कर चुके हैं, ठीक है, ये हम कर चुके हैं ना, ये तो हम कर ही चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्या है भाई? इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी फोकस। वैसे तो इस पर हमने पीछे चर्चा किया है, बट अभी क्या है? इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फोकस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी ड्यू टू राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की वजह से हमने अपने जो समुद्री सुरक्षा उस पर ध्यान दिया है। पायरेसी थ्रेट्स हैं, ठीक है, यानी कि समुद्री जो है वो डकैती हो सकती है। इलीगल ट्रैफिकिंग है, यानी कि अवैध तस्करी हो सकती है चीजों की, इंसानों की। एंड स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इन द ओशियन रीजन। अब इससे रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन वो क्या हो रही? बढ़ रही है। सिंस मोस्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड एंड एनर्जी इंपोर्ट्स पास थ्रू सी रूट्स। अब चूंकि आपको पता है कि इंडिया के ट्रेड और एनर्जी जो इंपोर्ट्स हैं, जो भी हम चीजें इंपोर्ट करते हैं एनर्जी से रिलेटेड विदेश से, वो हम सी रूट्स के थ्रू करते हैं। इसीलिए क्या दिक्कत है भाई? इसीलिए दिक्कत ये है कि जो मोस्ट ऑफ द इंडियाज के जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ से क्या होते हैं भाई? समस्या इनकी होती है। मैरीटाइम्स की अगर बात करें, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि जो अपने समुद्री जो स्टेबिलिटी है, यानी समुद्री सुरक्षा जो है, वो सीधे आर्थिक तौर पर क्या करती है? लिंक होती है नेशनल सिक्योरिटी से इंडिया की, ठीक है। इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग नेवल सर्विलेंस। अब क्या क्या चीजों को मजबूत बना रहे हैं हम? हमारा जो नेवल सर्विलेंस है उसको, कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं हम, साथ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद इंडो पैसिफिक कंट्रीज। अब इंडो पैसिफिक, अभी क्वाड के बारे में हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, उसको आपने सुना ही है। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, अब क्या भाई आ गया? नेट ग्रिड क्या है? अब ध्यान देना, इसका आपको फुल फॉर्म याद है, ठीक है। नेट ग्रिड का याद रखना है, नेट का याद रखना है, ठीक है। क्या? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप याद रखना, इज एन इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म डिजाइंड टू इंप्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन मल्टीपल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। क्या काम है इसका भाई? इसका काम क्या है कि जो भी हमारे अलग अलग सुरक्षा और इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, उनमें किस तरीके से बातचीत हो, ठीक है,
यानी कि इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, मिलजुल करके काम करने का जो इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, वो एक तरीके से नेट ग्रिड बनाया गया है कि इन्फॉर्मेशन आप शेयर करिए। पहले क्या हो रहा है, आईबी वाले रॉ को नहीं बताएंगे, रॉ वाले आईबी को नहीं बताएंगे, और एनआईए वाले आईबी को नहीं बताएंगे, पुलिस को बताते ही नहीं, पुलिस को तो लल्लू समझते हैं एकदम, चलो निकलो तुम यहाँ से, ठीक है, ऐसे करके। तो वहां पर आपका क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन में अगर काम होगा तो मेन मुद्दा क्या है, दैट वी वांट टू प्रिवेंट द थ्रेट्स। हमको थ्रेट्स को प्रिवेंट करना है, ना कि हवाबाजी दिखानी है कि रॉ बेटर है, कि एनआईए बेटर है, कि आईबी बेटर है, कौन बेटर है। इस तरीके की चीजों से बचने के लिए या उनको साइड करके प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए नेट ग्रिड बनाया गया है। अब बात करते हैं इसमें कि क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। इट अलाउज एजेंसीज टू एक्सेस इंटरकनेक्टेड डेटाबेसेस रिलेटेड टू किस चीज से, ट्रैवल, बैंकिंग, टेलीकॉम, इमिग्रेशन एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर फास्टर थ्रेट्स एनालिसिस। इन चीजों के लिए, इन सभी चीजों के लिए एक बढ़िया डेटाबेस तैयार किया जाएगा जो इन सभी चीजों से इंटरकनेक्टेड रहेगा, उसको वो एक्सेस कर पाएंगे और चेक कर पाएंगे। नेट ग्रिड बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट आफ्टर लेसन्स लर्न फ्रॉम प्रीवियस टेरर इंसिडेंट्स, फेयर कोऑर्डिनेशन गैप्स, डिलेड रिस्पॉन्स। आपको पता है पहलगाम में अटैक हो गया, कुछ नहीं हो पाया उस टाइम। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो तो गलती से फट आ गया था, नहीं तो अब उसमें बोला कैसे जा रहा है, हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने 90% खतरा उसका रोक दिया था। रोका क्या था, वो तो फट गया ना अपने आप, नहीं जान पा रहे थे तभी तो मतलब वो मस्त कार में बॉम्ब रख के घूम रहा है दिल्ली में और कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। ये कहाँ की तैयारी चल रही है, कौन सी एजेंसी काम कर रही थी इतनी तगड़े की तू घूम ले बेटा घूम ले, हमें पता है तू नहीं फोड़ेगा, ये चल रहा था क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब लेसन लिए गए हैं प्रीवियस जो टेरर इंसिडेंट्स हुए, यहां से लेसन लेने के बाद तब ये सरकार ने बोला होगा कि सुनो भाई एक काम करते हैं, हवाबाजी बंद करते हैं, काम करते हैं, नेट ग्रिड बनाया फिर उसके लिए, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। बात समझ में आ गई? अब साइबर फ्रॉड सर्ज इन इंडिया। हेलो, हाँ तुम्हारे चाचा बोल रहे हैं, अकाउंट में पैसा भेजो। बहुत फ्रॉड चल रहा है, साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है। इंडिया हैज विटनेस्ड अ मेजर राइज इन साइबर फ्रॉड। झारखंड का तो एक गांव ही था पूरा, उसमें एक बंदे ने क्या कांड किया, मस्त कभी पढ़ना, ठीक है। केसेस इन्वॉल्विंग डिजिटल पेमेंट्स, फिशिंग, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ठीक है। एक तो बता देता है 25 दिन में डबल, आजकल तो वही आ रहा है फोन पर, हेलो हाँ 25 दिन में रकम डबल हो रही है आपकी, ऐसे चीजों से बचे। हमारे यहाँ पर जो अवेयरनेस फैलाई जाती है वो ऐसे फैलाई जाती है कि लोग उसका अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं कि इसको सुनना क्यों नहीं है। हैज दबा दो, हैज प्रेस करो और वो स्किप हो जाएगा, वो स्किप करने के लिए नहीं है। तो हमारी सरकार बहुत मेजर स्टेप्स लेती है, इतने मेजर स्टेप्स ले लेती है कि आपको सुना सुना के पकाती है और आप उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहेंगे, ठीक है। इनको पता ही नहीं अवेयरनेस कैसे फैलाना है, ठीक। तो बहुत बेहतरीन तरीके से अवेयरनेस फैलाते हैं ये। तो अब यहाँ पर क्या डिजिटल पेमेंट्स है, उसमें फिशिंग है, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, आप इसमें इन्वेस्ट करिए और आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी, ऐसे करके। आइडेंटिटी थेफ्ट है, कोई किसी की आइडेंटिटी चोरी करके कुछ और ही कांड कर दे रहा है। रैपिड डिजिटलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड कन्वीनियंस बट ऑल्सो एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर साइबर क्रिमिनल्स। उनके लिए तो मौके मिल गए बहुत सारे। सिक्योरिटी एजेंसीज आर नाउ फोकसिंग ऑन साइबर अवेयरनेस, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम करना ही पड़ेगा। साइबर फ्रॉड इज नो लॉन्गर ओनली एन इकोनॉमिक इशू, ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है बट अ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। पता चले मोदी जी की आइडेंटिटी चुरा ले कौन, ठीक है, और बोले भाइयों बहनों आओ आज रात 8 बजे मिलते हैं टीवी पर, ठीक है भाई। और ये जो है लार्ज स्केल अटैक्स कैन अफेक्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस इन डिजिटल सिस्टम, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया साइबर फ्रॉड। नेक्स्ट क्या, इंडिया काउंटर रेडिकलाइजेशन फोकस। अब ध्यान देना भाई, डी रेडिकलाइजेशन, ठीक है, काउंटर रेडिकलाइजेशन या उसी को डी रेडिकलाइजेशन अभियान बोलेंगे। उसमें क्या है कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैव इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन एक्टिविटीज। कोई फेसबुक के थ्रू रेडिकलाइज हो जा रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर बात करके रेडिकलाइज हो जा रहा है, कोई मतलब यूट्यूब पे ही वीडियो देख के रेडिकलाइज हो जा रहा है। तो इन पर वो एक्टिविटीज पर क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, स्पेशली अमंग वल्नरेबल यूथ ग्रुप्स। इतना जेंजी वाले इतने कलाकार हैं कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा, वो रेडिकलाइज हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशंस एंड एक्सट्रीमिस्ट डिजिटल कंटेंट आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा एंड रिक्रूट इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकली। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये जो है कि मैसेजिंग ऐप वगैरह हो गया, इनक्रिप्टेड जो बोलते हैं डिजिटल प्रचार सामग्री हो गया, इन सबको मानसिक रूप से लोगों को प्रभावित करने के लिए ये सारा क्या किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर नाउ फोकसिंग नॉट ओनली ऑन सर्विलेंस बट ऑल्सो ऑन अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट,
प्रिवेंटिव वही है, बहुत सारे सारे स्टेप्स यहाँ पर लेंगे। तो एक तरीके से देखोगे तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी। अब इंडिया म्यांमार बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया म्यांमार अगर बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इसने इंक्रीज किया है, क्या फोकस क्या कर रहे हैं इस पर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर ड्यू टू कंसर्न्स रिलेटेड टू इलीगल इनफिल्ट्रेशन। तारों के नीचे से जैसे सलमान खान पाकिस्तान चला गया था, वैसे ही यहां पर भी केस हो जा रहा है। आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है, इंसर्जेंट मूवमेंट चल रहे हैं उसमें, ठीक है, एंड क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल नेटवर्क्स। मतलब आप समझो म्यांमार और इंडिया के जो बॉर्डर्स जहां पर शेयर हो रहे हैं, वहां से वो दोस्ती कर ले रहे हैं आपस में। भैया तुम हमारे देश में फैला आतंक, हम तुम्हारे में फैला देते हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स रिगार्डिंग ड्रोन ट्रेनिंग, ये आपको पता होगा, न्यूज में आया था, एंड सस्पिशियस फॉरेन लिंक्स इन बॉर्डर एरियाज अट्रैक्टेड नेशनल अटेंशन। आपको पता ना कि इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे इसका ड्रोन ट्रेनिंग चल रही थी, जो विदेशी लोग आकर ट्रेनिंग दे रहे थे। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रिमेन्स स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव बिकॉज अब क्या है, पोरस बॉर्डर है, कैन बी क्या हो सकता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बाय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स। तो काफी ज्यादा दिक्कत वहां पर हो सकती है। तो वहां पर क्या करेंगे, सर्विलांस बढ़ाओ, इंटेलिजेंस का कोऑर्डिनेशन क्या करोगे, ज्यादा प्रायोरिटी में उसको रखेंगे आप। प्रहार, प्रहार के बारे में आपको याद रखना है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रहार के बारे में क्या याद रखना है, ठीक है, अब जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं। तो प्रहार, कोशिश कर रहा हूं वीडियो शॉर्ट बने भाई, लेकिन 40 न्यूज हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी 18 पे पहुंचे। प्रहार इज बीइंग डिस्कस्ड एज एन इंटीग्रेटेड नेशनल काउंटर टेरर फॉर फ्रेमवर्क फोकसिंग ऑन कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट, साइबर मॉनिटरिंग एंड रैपिड रेस्पॉन्स सिस्टम। तो प्रहार जो है ना, वो भारत का एक मतलब ये काउंटर टेररिज्म के खिलाफ, मतलब टेररिज्म के खिलाफ चल रहा है ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर टेररिज्म बोलते हैं, ठीक, इसके खिलाफ चल रहा है। अब इसमें ये सारे जो एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, साइबर मॉनिटरिंग हो गया, रैपिड रेस्पॉन्स सिस्टम, ये सारे जो हैं इसमें क्या करना पड़ रहा है उसको मिला करके उसको क्या किया गया है, उस पर जोर दिया गया इन सभी चीजों पर। अब द स्ट्रेटेजी रिफ्लेक्ट्स इंडिया शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोएक्टिव एंड इंटेलिजेंस ड्रिवन काउंटर टेररिज्म। मतलब पहले से एक्टिव रहेंगे, ये नहीं कि बम फट जाए तब आए, अभी पहले पहुंच जाएंगे, कहां बम, जल्दी निकालो, ठीक है, फिर पूछेगा बम फट रहे हैं, आ गए इतनी दूर, अब तो बता दो। तो इंटेलिजेंस ड्रिवन काउंटर मैकेनिज्म, उस पर काम करेंगे। मॉडर्न टेररिज्म इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व्स डिजिटल कम्युनिकेशन, लोन वुल्फ एक्टर्स लिख दिया है, देखो हमारे साहब ने, अटैक होगा भाई, अटैक्स, ठीक है, लोन वुल्फ अटैक्स, ठीक। तो लोन वुल्फ जो अटैक्स हैं वो आपको सुनने में आए होंगे, और एनक्रिप्टेड नेटवर्क्स हैं। पता चल रहा है दो लोग बात कर रहे हैं, आप डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा। एंड ट्रांसनेशनल फंडिंग, अब एक तरीके से ये भी फंडिंग चल रही है, और मेकिंग इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन एसेंशियल। तो एक काफी मतलब अलग ही लेवल पर ये सारे चीजें चल रही हैं, जिसमें ये सारा जो मॉडर्न टेररिज्म है वो किस तरीके से चेंज हो चुका है, इस तरीके से चेंज हो गया है, ठीक है। मॉडर्न टेररिज्म में ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अगला जो है टेरर फाइनेंसिंग मॉनिटरिंग, यानी आतंकवादी फंडिंग की अगर निगरानी की हम बात करें तो क्या चल रहा है। तो इंडियन एजेंसीज हैव स्ट्रेंथेंड मॉनिटरिंग ऑफ सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इलीगल फंडिंग नेटवर्क्स लिंक्ड विद एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, यानी आतंकवादी फंडिंग की निगरानी। अब आपको पता है कि आतंकवादी के पास पैसा तो आता है नहीं, कहीं वो नौकरी करने जाता हो कि चलो 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 9 to 5 जॉब करेंगे, रात में आतंकवादी की ट्रेनिंग लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो उसको कहां से फंडिंग मिलती है, कैसे मिलती है, तो अवैध उस फंडिंग नेटवर्क की निगरानी उसको बढ़ा रहे हैं। वित्तीय लेन देन, यानी जो भी आपका सस्पिशियस जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उस पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये नेटवर्क जो है लिंक्ड विद एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, उस पर पूरा एकदम क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। टेरर फाइनेंसिंग की अगर बात करें, टेरर फाइनेंसिंग ऑफ्टन अकर्स थ्रू हवाला नेटवर्क्स। ये पूछा जाता है कहां से आता है पैसा, तो हवाला के थ्रू आता है। फेक एनजीओ बना के रखते हैं, ठीक है, वहां से पैसा आ जाता है। पता चला वो एनजीओ धरती पर कहीं है ही नहीं, वो सिर्फ पेपर में है और पैसा आ रहा है, ठीक है। शेल कंपनीज होती है वहां पर, ठीक है, यानी शेल कंपनियां हो गई, डिजिटल वॉलेट्स हो गए, एंड क्रॉस बॉर्डर चैनल्स हो गए। तो अलग अलग तरीके से ये क्या कर पाते हैं, पैसा ये लेते हैं, फंडिंग इनकी होती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम क्या है, नाउ फोकस heavily on financial intelligence because disrupting funding networks can weaken extremist organizations significantly। अगर पैसा ही रोक दोगे तो काम नहीं कर पाएंगे। खाने के लिए जब पैसा नहीं रहेगा तो क्या बंदूक लेके घूमेगा, एक गोली ही खा के मर जाएगा, इससे बढ़िया तो गरीबी में। सो फाइनेंशियल ट्रैकिंग हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस। तो है, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो फाइनेंशियल ट्रैकिंग किससे रिलेटेड है, जो टेरर फाइनेंसिंग मॉनिटरिंग है उससे रिलेटेड है फाइनेंशियल ट्रैकिंग।
फाइनेंस पे ध्यान देते हैं, फंडिंग रोकते हैं ताकि जो है वो आतंकवादी गतिविधियां ना हो पाए। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। इंडिया फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, भारत का ऊर्जा सुरक्षा जो है उस पर क्या ध्यान है, उस पर ध्यान दीजिए जरा। ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल टेंशन, आपको पता ग्लोबल टेंशन बढ़ रही, इनस्टेबिलिटी इन ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स, इसीलिए तो मोदी जी यूएई गए हैं कि साहब सुनिए आपके पास जो तेल हो रहा है ना साहब हमारे यहाँ लाकर रख दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ हम भी इधर उधर ऐसा इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, इधर उधर भेज नहीं पाएंगे, तो इंडिया को भेज देते हैं, वहां रखा रहेगा, आपको जरूरत पड़े आप यूज कर लेना, नहीं तो हम वहीं से बेच लेंगे। ठीक है, मतलब माल उनका और घर हमारा, वहां पर लाके रखेंगे, किराया ले लेंगे उसका, हम और क्या करें। ठीक है, तो इन ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स इंडिया हैज इंक्रीज्ड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। अभी देख लिया ना हालत कैसा खराब हुआ, तो मोदी जी जग गए हैं कि चलो चलो व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कशंस रिगार्डिंग फ्यूल सप्लाई, देखो फ्यूल सप्लाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता चले कि वो कुरकुरे आपका 10 रुपए में मिलता था तो पता चले कुरकुरे 20 रुपए का हो गया, क्योंकि जो गाड़ी ढो के कुरकुरे पहुंचा रही है दुकानों पर, तेल बढ़ गया, अब कुरकुरे नहीं खा पाए, 10 रुपए थे तुरतुरे जाके 20 रुपए के तुरतुरे मिलेंगे फिर। ठीक है भाई, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हो गए वो, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंटरनेशनल एनर्जी कॉर्पोरेशन हैव बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट हो गया। एनर्जी सिक्योरिटी इज नाउ कंसीडर्ड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, क्यों, डिसरप्शंस इन फ्यूल सप्लाई डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन एंड पब्लिक स्टेबिलिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या, इंटरनल सिक्योरिटी अलग चीज है, नेशनल सिक्योरिटी चल रही बात, तो नेशनल सिक्योरिटी में क्या हो जाएगा, जो डिसरप्शंस हैं वो क्या डिसरप्शंस हो जाएंगे, फ्यूल सप्लाई डायरेक्टली अफेक्ट कर देगी क्या, ट्रांसपोर्टेशन को, किराया बढ़ जाएगा, बहुत सारी गाड़ियां बंद हो जाएगी। आपने देखा नहीं कि जैसे ही गैस की कीमतें बढ़ी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े होटल बंद हो गए। ठीक है, हमारे एरिया में कई सारे बंद हो गए, ऐसे ऐसे बढ़िया होटल थे। ठीक है, कई सारे होटल बंद हुए हैं। बाकी इकोनॉमी वो तो होगी ही दिक्कत, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ी जाएगी, एंड पब्लिक स्टेबिलिटी, लोग घबरा जाएंगे, चल भाग चल दिल्ली से गांव ही चल लेते हैं, चल 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 जल्दी से घर चल ले भाई। ठीक है, आपने देखा नहीं था पेंडेमिक जब आया था तो क्या हुआ था कोविड में, पैदल ही चले गए यहां से बिहार, ये स्थिति थी। चलो नेक्स्ट इज फेक करेंसी एंड इकोनॉमिक वॉरफेयर। अब देखो ये नकली मुद्रा क्या होती है भाई, फेक करेंसी। सो इंडियन एजेंसीज कंटिन्यू टू मॉनिटर फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क्स ऑपरेटिंग थ्रू क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग होती है उसके थ्रू, एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चैनल्स, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चैनल्स हैं उसके थ्रू। फेक करेंसी इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक क्राइम, ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइम नहीं है, बट ऑल्सो फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर, एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है। नकली पैसा चला दो किसी के देश में छाप के, ठीक है, उसमें भी एक तरीके का ये मतलब वॉर ही है किसी के देश के अगेंस्ट, बिकॉज इट कैन डैमेज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी डैमेज हो जाएगी, सॉरी, एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज, इससे एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज हैं उसको क्या मिलेगी, मदद मिल जाएगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज बिलीव हॉस्टाइल नेटवर्क्स में यूज काउंटरफीट करेंसी, ये जो नकली आपका पैसा है उसको यूज कर सकते हैं टू फंड इलीगल ऑपरेशंस एंड वीकेंड ट्रस्ट इन फाइनेंशियल सिस्टम, यहां पर दिक्कत हो जाएगी। मॉडर्न सर्विलांस एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आर देयरफॉर बिकमिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा जरूरी, तो ये भी ध्यान रखना, ये पॉइंट सारे आपको याद रखने दिमाग में। एआई इन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, अब एआई का यूज कैसे करते हैं इंटेलिजेंस ऑपरेशन में, इंक्रीजिंगली बिकमिंग बीइंग यूज्ड इन सर्विलेंस सिस्टम्स, फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरा देख करके, थ्रेट प्रेडिक्शन, साइबर मॉनिटरिंग, डेटा एनालिसिस, इस सारे चीजों में किसका इस्तेमाल हो रहा है भाई, एआई का। इंटेलिजेंस एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर इंटीग्रेटिंग एआई टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली, बहुत जल्दी एक्सेस कर ले रहे हैं। हाउएवर कंसर्न्स रिगार्डिंग प्राइवेसी, algorithmic bias and over dependence on technology are also growing. Experts, अच्छा अब ये क्या हो रहा है, ये भी ग्रो हो रही है, क्या क्या जो कंसर्न है रिगार्डिंग प्राइवेसी, ये भी टेंशन, अब चूंकि एआई है तो भाई अब मतलब प्राइवेसी तो ब्रीच हो ही जाती है, ठीक है, तो उसके लिए एल्गोरिथमिक जो बायस है उसको लेकर के तो काफी ज्यादा और बहुत ज्यादा निर्भरता, हम डेवलप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, ओवर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, तो ओवर डिपेंडेंस जो टेक्नोलॉजी पे है ये भी ग्रो हो रही है, तो इस पर कंसर्न, चिंता जताई गई है। एक्सपर्ट्स बिलीव, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, एआई कैन असिस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बट कैन नॉट कंप्लीटली रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट एंड फील्ड इंटेलिजेंस, उसको तो नहीं कर पाएगा, तो ये ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन क्या किया है, क्या नवीनीकरण, क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। सो इंडिया इज इंक्रीजिंगली मॉडर्नाइजिंग इट्स इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम्स, क्या, थ्रू एडवांस्ड सर्विलेंस, एडवांस सर्विलेंस बढ़ा रहे हैं, साइबर इंटेलिजेंस इस पर काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड डेटाबेस इस पर काम कर रहे हैं, स्मार्ट पॉलिसिंग, ठीक है, स्मार्ट पॉलिसिंग इस पर काम कर रहे हैं, रैपिड रेस्पॉन्स मैकेनिज्म, ये सारी चीजें अपनाई जा रही हैं। इनके टर्म्स याद रखना। पूछेगा ना कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में मॉडर्नाइजेशन में क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर एडवांस सर्विलेंस, साइबर इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड डेटाबेस, ठीक है, नेट ग्रिड आपको पढ़ा है पीछे, स्मार्ट पुलिसिंग एंड रैपिड रेस्पॉन्स मैकेनिज्म ये अपनाई गई है। द गवर्नमेंट हैज emphasized coordination between state police, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सेंट्रल फोर्स, इनके बीच में अब मिलजुल करके काम करना है। मॉडर्न सिक्योरिटी थ्रेट्स नाउ इन्वॉल्व, साइबर क्राइम्स इन्वॉल्व है, ड्रोन्स इन्वॉल्व है, डिजिटल रेडिकलाइजेशन, ठीक है, एंड हाइब्रिड वॉरफेयर रिक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज ह्यूमन इंटेलिजेंस अपग्रेड्स, बहुत जरूरी है, ठीक है भाई, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल टेररिज्म डिबेट। ये क्या चीज है, वैश्विक आतंकवाद पर बहस। सो इंडिया हैज कंटिन्यूड टू रेज द इशू ऑफ जीरो टॉलरेंस, ये देखो इस पर लगातार भारत बोलता आ रहा है, ठीक है, कि हम नहीं सहेंगे अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट हमारा जीरो टॉलरेंस, ठीक है। तो वैश्विक आतंकवाद पर इंडिया का क्या स्टेप है, जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल नहीं सहेंगे, ठीक है। एट ग्लोबल फोरम्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हाईलाइटेड कंसर्न्स रिगार्डिंग सेलेक्टिव अप्रोचेस टुवर्ड टेररिज्म बाय सम कंट्रीज, ठीक है, तो उनको उन्होंने हाईलाइट किया है, कंसर्न, चिंता जताई है, ठीक है, कि कुछ देश जो हैं वो मतलब काफी ज्यादा चयनात्मक है, मतलब वो एक तरीके से उनका जो है वो कंसर्न वो ठीक भी है कि सेलेक्टिव अप्रोच है उनका, ठीक है। द डिबेट फोकस्ड ऑन नीड फॉर स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, टेरर फाइनेंस पर, रेडिकलाइजेशन पर, सेफ हेवेंस, ठीक है, फॉर एक्सट्रीमिस्ट, इस पर ध्यान देंगे, यानी कि काफी ज्यादा उनको हम क्या दे देते हैं, सेफ हेवेंस, यानी उनको हम बचा लेते हैं। जैसे कोई आतंकवादी पाकिस्तान भाग के चला गया तो खैर पाकिस्तान तो क्या ही बात करें, उसको आश्रय दे देते हैं, वहां रख लेते हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा बोला गया कि उनको जगह क्यों दे दी जाती है। इंडिया एम्फेसाइज द टेररिज्म शुड नॉट बी जस्टिफाइड बेस्ड ऑन पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन, मतलब ठीक है आपका पॉलिटिकल एजेंडा अलग हो सकता है, आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, आप आइडियोलॉजिकली अलग हो सकते हैं, लेकिन भाई टेररिज्म पर हमें एक होना पड़ेगा, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप और मेरे में अंतर है, हम अलग अलग सोचते हैं, सोचो कुछ भी, टेररिज्म पर अलग मत सोचो। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसका क्या इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप पढ़ लो, ये तो आप पढ़ लो, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बताओ। तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इंक्रीजिंगली emphasize that local intelligence networks are the first line of defense against terrorism, फर्स्ट लाइन, ठीक है, और टेररिज्म पर, कम्युनल वायलेंस पर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो होते हैं उस पर। क्यों, ग्राउंड लेवल जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ऑफन हेल्प्स डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज बिफोर मेजर। अब आईबी वाले, रॉ वाले या एनआईए वाले अलग अलग डिपार्टमेंट में बाद में आएंगे, पहले जो लोकल नेटवर्क है आपका वो ज्यादा काम में आएगा, ठीक है। तो एज सिक्योरिटी असिस्टेंट को इसीलिए तो रखा जा रहा है, ठीक, बात समझ में आ गई। बाकी community trust, local informants and coordination between police and intelligence agencies are considered extremely important for preventive security, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट क्या भाई, पीएम मोदी का जो यूएई विजिट है उस पर क्या है, चलो ये देख लो, बताया था ना कहां कहां गए हैं। अब 15 मई 2026 को विजिट करते हैं अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं, यहां पर 5 देशों की जो यात्रा थी उसमें से सबसे पहले वो कहां चले गए, यूएई चले गए, इस घटना को याद रखें। डिस्कशन फोकस्ड ऑन एनर्जी सिक्योरिटी पर बात हुई, ट्रेड के एक्सपेंशन पर बात हुई, बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट पे बात हो गई, टेक्नोलॉजी पर बात हो गई कि क्या कॉपरेट करोगे आप, रीजनल स्टेबिलिटी की बात हो गई, ठीक है, कि चलिए हम एक दूसरे की क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान देंगे। अब यूएई रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मतलब कई सारे पार्टनर्स इंडिया के, पर उसमें से एक इंपॉर्टेंट यूएई भी है इन वेस्ट एशिया एंड इज ऑल्सो होम टू अ लार्ज इंडियन, ठीक है, डायस्पोरा। तो इसमें क्या है, काफी ज्यादा मात्रा में जो वहां है ना, बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक वहां पर रहते भी हैं, ठीक है। एट अ टाइम ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग ऑयल सप्लाई चेन्स, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द यूएई बिकम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वही है ऑयल के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट, पीएम मोदी इज नीदरलैंड। अब नीदरलैंड गए तो क्या किया उन्होंने, अब वहां पर
15 से 17 मई के बीच में 15 मई वहां गए, तो फिर 16 या 17 के बीच में वहां पहुंचे, नेदरलैंड्स गए। ठीक है, वहां पर क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, सेमीकंडक्टर पर बात हुई, ग्रीन हाइड्रोजन पर बात हुई, इनोवेशन पर बात हुई, डिफेंस कॉपरेशन पे बात हुई, वाटर मैनेजमेंट पे बात हुई, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स की बात हुई। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इनोवेशन, डिफेंस कॉपरेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स, इस पर बात हुई। ठीक है भाई, तो अगर बात करें यूरोप में जो नीदरलैंड है उसको मतलब जो इनोवेशन हब माना जाता है, मेजर टेक्नोलॉजी का, मेजर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब इन यूरोप। तो यूरोप में नीदरलैंड्स को हम जानते हैं, किस वजह से जानते हैं कि भाई वो जो है वो मेजर टेक्नोलॉजी जो है उसको कंसीडर किया जाता है और इनोवेशन हब भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो काफी ज्यादा मतलब सेमीकंडक्टर और जो बात करते हैं मोदी जी सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की जो मोदी जी बात करते हैं लगातार, उसके रणनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा ये रही है। नाउ पीएम मोदी स्वीडन जाके क्या किया भाई, ये सब याद रखना है। ठीक है, तो इस पर क्या काम किया स्वीडन जाके, एआई पर काम किया, उस पर बातचीत हुई। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो नई नई तकनीकी आ रही है उस पर बातचीत चल रही है। ग्रीन ट्रांजिशंस पे बात हुई, यानी कि एक तरीके से हरित विकास की बात हो रही है, ट्रांजिशंस हो रही है। इनोवेशन पे बात हुई, रेसिलिएंट सप्लाई चेन्स की बात हो रही है, मतलब स्वनिर्भरता खुद पर ही ज्यादा, सप्लाई चेन मजबूत चेन, सप्लाई चेन की सहयोग की बातचीत चल गई वहां पर। डिस्कशंस वर आल्सो लिंक्ड विद बॉर्डर इंडिया यूरोप इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, इसकी बातचीत चली। स्वीडन को किस लिए जाना जाता है, ग्लोबली फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स, इसके लिए जाना जाता है। तो ये जो है बेसिकली वो टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए और थोड़ा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप्स है उसको बढ़ाने के लिए स्वीडन चले गए। उसके बाद कहाँ गए भाई, अच्छा ये पीएम मोदी का नॉर्वे विजिट है और इंडिया नॉर्डिक समिट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भाई 18 से 19 मई के बीच में वहां तक की बातचीत चल जाती है। ओस्लो गए थे नॉर्वे, पीएम मोदी अटेंडेड थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट, ओस्लो में उन्होंने क्या किया, जाकर के अटेंड किया, एंड हेल्ड डिस्कशंस विद नॉर्डिक लीडर्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, क्लीन एनर्जी के बारे में, आर्कटिक कॉपरेशन के बारे में बात हुई, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई, इनोवेशन के बारे में बात हुई। ठीक है, तो काफी ज्यादा हिस्टोरिक इसको माना जा रहा है। ठीक, क्यों, क्योंकि द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे इज मोर देन 4 डिकेड्स, 4 दशक हो गए, लगभग 40 साल से ज्यादा कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहली बार वहां पर गया है। द समिट स्ट्रेंथेंड इंडियाज एंगेजमेंट विद नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। तो काफी मतलब मोदी जी इसी के लिए जाना ही जाते हैं, जाके हवाबाजी करने के लिए। अमित शाह बॉर्डर सिक्योरिटी विजिट इन भुज, तो भुज की सीमा सुरक्षा के लिए जो गए, 29 मई का वो दिन था जब अपने अमित शाह जी निकल पड़े। भुज जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, ये गुजरात वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विजिटेड द हाईली सेंसिटिव इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर रीजन इन कच्छ एंड इनॉग्रेटेड बीएसएफ, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, बॉर्डर आउटपोस्ट G7 को, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट G7। ही रिव्यूड बॉर्डर प्रिपेयर्डनेस, इंस्पेक्टेड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरैक्टेड विद बीएसएफ पर्सनल, तो उन लोगों से मिले होंगे। विजिटेड द विजिट हाईलाइटेड इंडिया की ग्रोइंग फोकस है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट पे, हम स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। वहां पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम, ड्रोन सर्विलेंस और मॉडर्नाइजेशन ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी पर वहां पर ध्यान दिया जाएगा। बाकी ये जोर दे रहे हैं कि हम जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है उस पर थोड़ा सा हम अपना पकड़ बना के रखें। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेशन है बिटवीन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। शांग्री-ला डायलॉग डिफेंस समिट, अब शांग्री-ला ला क्या है भाई वो देखना है। ठीक है, रक्षा सम्मेलन है, 29 से 31 मई के बीच में चलती है, 2026 की बात चल रही है, सिंगापुर में यह हुआ है। ठीक है, तो शांग्री-ला जो डायलॉग है वो एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट रक्षा और सुरक्षा सम्मेलन माना जाता है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी समिट है, कैसा समिट है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी समिट है, वेयर डिफेंस मिनिस्टर्स, मिलिट्री चीफ्स, डिप्लोमेट्स एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट, उसमें वो जाकर के भाग लेते हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री हो गए, सैन्य अधिकारी हो गए, रणनीतिक विशेषज्ञ हो गए, सब जाके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दिस ईयर द डिस्कशंस आर हैवीली फोकस्ड ऑन ताइवान टेंशंस। अब देखो ताइवान, वन चाइना पॉलिसी पर ध्यान रखें, वन चाइना पॉलिसी, सर ने लगातार इसके बारे में बात की है। वन चाइना पॉलिसी क्या है भाई, कि चाइना कहता है कि वन चाइना है, ताइवान अलग
मतलब अगर आप सोचेंगे कि ताइवान भी अपने आप को चाइना बोलता है ना, कि हम भी चाइना है तुम भी चाइना, थोड़ा इतिहास पढ़ लेना, वन चाइना, ताइवान और चाइना का क्या रहा है, ठीक है। तो वहां पर वो कहते हैं कई बार कि वो भी कहता है, ताइवान कहता है हम चाइना है, चाइना कहता है हम तो चाइना है ही, तो वन चाइना पॉलिसी उनके चलती है। तो ताइवान के टेंशन पर ज्यादा बात हुई, क्योंकि कभी भी मार पीट के ताइवान को मिला लेगा अपने इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स एंड रीजनल मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, तो इन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। द समिट हैज गेन्ड इंपॉर्टेंस बिकॉज ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आर increasingly interconnected, affecting both security and economic stability। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि इस वर्ष जो है सम्मेलन ये जो रहा पूरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वैश्विक संघर्ष चल रहे हैं, हमारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो लगातार वो जो है ना, वो सीधे आर्थिक तौर और रणनीतिक स्थिरता जो है उस पर वो कनेक्टेड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं एक तरीके से, ठीक है। ट्रंप जिंग और जिनपिंग स्ट्रेटेजिक मीटिंग, अब आपको पता है चचा गए थे, ट्रंप चचा कहाँ गए थे, जिंग जोंग जी आपसे मिलने आ गए हम तो मई में गए थे, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप देख लेना एक बार कब गए थे, ठीक है। बस उनकी विजिट याद रखने की बीजिंग चाइना में हुई। द मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग, ठीक है भाई, जिनपिंग से मिले वो, अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग ट्रेड टेंशन, काफी टेंशन चल रही थी, ताइवान रिलेटेड इशू है उस पर भी, एंड द मिडिल ईस्ट क्राइसिस इस पर भी, तो ये ट्रंप अंकल गए थे मिलने उनसे। डिस्कशंस फोकस्ड ऑन टैरिफ पे बातचीत हुई, सेमीकंडक्टर की बात हुई, रिस्ट्रिक्शन लगाने की, रीजनल सिक्योरिटी पे बात हुई, चाइना का रोल इन ग्लोबल स्टेबिलिटी में बात हुई। द मीटिंग ऑल्सो हाईलाइटेड हाउ इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन एंड जियोपॉलिटिकल राइवलरी इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल रिलेशंस, तो यही है कैसे कंपटीशन की वजह से। बाकी वहां पर एक बर्नर फोन करके बहुत चर्चा में था, बर्नर फोन, क्योंकि अंकल ने बोला कि भैया अगर फोन लेके जाओगे चाइना एक्सेस कर लेगा सबका फोन, तो चुपचाप अपना फोन रख के जाना घर पे, अपना फोन घर पे रखो, बर्नर फोन लेके चलो, सिम लगेगी, फोन आएगा, मैसेज जाएगा, इसके अलावा कुछ भी तुम्हारा डेटा उसमें नहीं रहेगा, यूज एंड थ्रो फोन है। G7 का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, यानी G7 विदेश मंत्रियों की जो बैठक थी उसके बारे में क्या है, 26 मार्च 2026 को ये होता है, ठीक है। कहां पर है ये देखो, फ्रांस में हुआ है, अबाय देश बैक्सू दे शेरने है, ठीक है भाई। अब ये फ्रेंच में है तो आपको पढ़ाने आता होगा, मुझे नहीं आता। नियर पेरिस, यानी पेरिस के पास में फ्रांस में हुआ। अब देखना, द G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मेट टू डिस्कस द रशिया यूक्रेन वॉर, किसके बारे में बात हुई, रशिया यूक्रेन, मिडिल ईस्ट टेंशन के बारे में बात हुई, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के बारे में बात हुई, ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क के बारे में बात हुई। द मीटिंग एम्फसाइज्ड स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एमिड मल्टीपल इंटरनेशनल क्राइसिस, इसके बारे में बात हुई। डिस्कशंस आल्सो इंक्लूडेड चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड चैलेंजेस टू द ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्डर, तो कहीं ना कहीं G7 देशों की जो बैठक हुई, ठीक, उसमें विदेश मंत्री लोग अलग अलग देश के भाग लेते हैं, रूस यूक्रेन के बारे में बात हुई, जो मिडिल ईस्ट का यानी मध्य पूर्व संकट चल रहा है उसके बारे में बात हुई, इंडो पैसिफिक सुरक्षा के बारे में, और बहुत सारी जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बात हुई, ठीक है। अब चीन का उस पर क्या है G7 में, ओवर चाइनाज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, अब चाइना का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है G7 के, उसके कंसर्न्स क्या रहे, तो ये G7 कंसर्न्स हुआ, अब कब हुआ वो, 19 मई 2026 को पेरिस फ्रांस में ही हुआ। इसमें क्या हुआ, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उनकी मीटिंग हुई, कंसर्न्स वर रेज्ड रिगार्डिंग चाइनाज एक्सपोर्ट डोमिनेंस, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी एंड इन्फ्लुएंस ओवर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। सेवरल कंट्रीज डिस्कस्ड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना, उन्होंने कहा नहीं लेंगे सामान चाइना से हम, इन सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी वाला नहीं लेना भाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं लेना है, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो नहीं लेना है, पता चले सब हैक हो रखा हो अपना सिस्टम। द इशू रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन मेजर, तो ये एक इकोनॉमिक तरीके से इसको देखा जा रहा है। बाकी 52nd जी समिट ये कहां पे हुआ, इसकी तैयारी 15 से 17 जून के बीच में होना है, जो आने वाला है, ठीक है। एवियान लेस बेन्स फ्रांस में होगा, ये फ्रेंच में लिख दिया फिर से, आप भी पढ़ पाएंगे, याद रखना फ्रांस में होना है, फ्रांस में बस, ठीक है, ये याद रखो तो ठीक है, जरूरी नहीं है, 15-17 जून में होगा, 52nd नंबर का है। अच्छा, प्रिपरेशंस फॉर द 52nd जी समिट आर अंडरवे इन फ्रांस, फ्रांस में चल रही तैयारी। मेजर इश्यूज क्या एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट डिस्कशंस कब होंगे, एक तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मिडिल ईस्ट वही, एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब लगभग काफी चीजें कॉमन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन हो गया, चाइना की स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस हो गया। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एन इंपॉर्टेंट पार्टनर इन मेनी डिस्कशंस ड्यू टू इट्स ग्रोइंग ग्लोबल रोल एंड इकोनॉमिक
सिग्निफिकेंस, काफी इंपॉर्टेंट रोल इसमें होने वाला है। नेक्स्ट, रशिया यूक्रेन वॉर की अगर बात करें, एस्केलेशन, क्या तनाव बढ़ता ही जा रहा है, कुछ तो कम होता नहीं है इनका, लड़ते ही रहते हैं। अभी भी मई जून के बीच की खबर आई है, क्या है, ईस्टर्न यूरोप के। द रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज। रिसेंटली हैवी ड्रोन अटैक्स, लगातार मिसाइल स्ट्राइक्स चल रहे हैं, धुआंधार धड़ाधड़ धड़, ठीक, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटिंग हैव इंक्रीज्ड टेंशंस फर्दर। द कॉन्फ्लिक्ट हैज अफेक्टेड ग्लोबल फूड सप्लाई, क्यों नहीं, बिल्कुल, फ्यूल प्राइसेस, रशिया भी तो बेचता है तेल, डिफेंस अलायंसेस एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा। नेटो के बारे में बात करें, कंट्रीज कंटिन्यू सपोर्टिंग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, व्हाइल रशिया मेंटेन्स अग्रेसिव मिलिट्री ऑपरेशंस। मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं मुन्ना भैया। द वॉर इज ऑल्सो बीइंग सीन एज एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर इन्वॉल्विंग साइबर अटैक्स। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स, ध्यान रखना, ठीक है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सैंक्शंस एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट साइमल्टेनियसली। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रूस अपनी सैन्य कार्रवाई इस तरीके से कर रहा है, हाइब्रिड वॉरफेयर भी उसका एक उदाहरण माना जा रहा है, और साइबर युद्ध तो वो कर ही रहा है साथ के साथ। इजराइल की अगर हम बात करें, ठीक है भाई, तो इजराइल में क्या चल रहा है समस्या, इजराइल हमास, अच्छा हमास के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो इजराइल हमास एंड मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अब उसमें क्या चल रहा है, मई जून की खबर, मई से जून के बीच की है, जून तो अभी शुरू होगा। गाजा एंड मिडिल ईस्ट रीजन जो है वो वहां पर वो स्थान वो है, ठीक है। बात करें, द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज टू क्रिएट इनस्टेबिलिटी अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स। अब इसमें क्या ना, मानवीय संकट है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे में जब इजराइल बम फेंकता सोचता भी नहीं है, फेंक दे, मार दे इनको, ठीक है, ठीक है। और रीजनल टेंशंस हैं, फियर्स ऑफ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है इन्वॉल्विंग ईरान, ईरान भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। बाकी अदर रीजनल यहाँ अटैक्स होने चाहिए, हैव इंक्रीज्ड क्या, ग्लोबल एंजाइटी, ठीक है। द क्राइसिस हैज अफेक्टेड ऑयल प्राइसेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस ग्लोबली। तो काफी सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल रही हैं। तो इजराइल हमास का आप मिडिल ईस्ट पर ध्यान रखना है, बॉर्डर से रिलेटेड, बाकी ह्यूमैनिटेरियन जो समस्या है उससे, और बाकी जो जितने भी कंसर्न्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान भी वहां से जुड़े हुए हैं। और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, इससे कीमतें बढ़ जाएंगी, समुद्री सुरक्षा पे दिक्कत होगी, मैरीटाइम सिक्योरिटी भी दिक्कत है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ग्लोबली वो भी दिक्कत हो जाएगी, सीज फायर नेगोशिएशंस व्हाइल आल्सो स्ट्रेंथनिंग देयर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस, ठीक। तो वही है, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। नेक्स्ट, ताइवान चाइना मिलिट्री टेंशंस, इसी पर अभी जो मैं बात कर रहा था वो इसी पर बात कर रहा था, ठीक है भाई। चलिए अब ध्यान देना, ताइवान चाइना मिलिट्री टेंशंस जो है वो क्या है, ताइवान चीन जो है सैन्य तनाव चल रहा है। क्या तनाव चल रहा है, 2026 ऑनगोइंग चल रहा है, ताइवान जो है स्ट्रेट है उसके बारे में। मिलिट्री टेंशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान कंटिन्यू टू रिमेन अ मेजर जियोपॉलिटिकल कंसर्न। चाइना हैज इंक्रीज्ड मिलिट्री ड्रिल्स एंड स्ट्रेटेजिक प्रेशर अराउंड ताइवान, भेज रहा है लोगों को, बढ़ा देगा, माहौल खराब कर देगा। व्हाइल द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अलाइड नेशंस कंटिन्यू सपोर्टिंग ताइवान सिक्योरिटी, ताइवान की सिक्योरिटी को लगातार, छोटा सा देश है, मारोगे क्या, तुमसे अलग हो गया तो अलग ही रहेगा। एक्सपर्ट्स बिलीव, ताइवान कहता हम चाइना है, वो कहता हम चाइना है, एंड एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन कुड अफेक्ट ग्लोबल ट्रेड को, ये अफेक्ट कर देगा। क्यों, सेमीकंडक्टर सप्लाई जो चेन है वो खराब हो जाएगी, इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी दिक्कत हो जाएगी। क्यों, ताइना एक जो ताइवान है, ताइना कह रहा हूं, चाइना और ताइवान मिलकर ताइना बन गया, देखा भाई। सिंस ताइवान इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर है भाई, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, मतलब जहां जहां पर सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें से एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर है भाई, ठीक है। द इशू हैज बोथ स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दोनों इंपॉर्टेंट है, इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कत की बात है। नेक्स्ट, ग्लोबल एआई रेगुलेशन डिबेट, अगर इसके बारे में बात करें कि वैश्विक एआई नियंत्रण, अब एआई को कैसे नियंत्रण में कैसे करेंगे, तो कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर डिस्कसिंग रेगुलेशंस रिगार्डिंग एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज ऑफ कंसर्न्स रिलेटेड टू डीप फेक। कहां कहां पर चर्चा हो रही है सर, डीप फेक पे, साइबर क्राइम पे, सर्विलांस मिसयूज अगर है उस पर कोई मिसयूज भी कर सकता है, सर्विलांस के नाम पर आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इस पर। गवर्नमेंट्स एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बिलीव एआई कैन इंप्रूव डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स बट अनरेगुलेटेड एआई में क्रिएट एथिकल एंड नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, इस पे वो बढ़ावा दे सकता है। द डिबेट फोकसेस ऑन बैलेंसिंग इनोवेशन एंड विद अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन ओवरसाइट। तो वही है कि बिना नियंत्रण के अगर आप इस पर काम करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं इसमें क्या हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं।
नाउ क्लाइमेट सिक्योरिटी, अब लास्ट अपना है ये कि क्लाइमेट सिक्योरिटी बिकमिंग ग्लोबल कंसर्न। जो क्लाइमेट सिक्योरिटी है, अब ध्यान देना, क्लाइमेट सिक्योरिटी पॉइंट यहां पर और आ चुका है, ठीक है। तो जलवायु सुरक्षा वैश्विक चिंता बनती हुई, कैसे? क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंगली बीइंग लिंक्ड विद नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो अगर आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन जो है, क्लाइमेट चेंज जो है, वो एक तरीके से पर्यावरण मुद्दा नहीं रह गया है, अब ये जो है वो सुरक्षा चुनौती भी बन चुकी है किसी भी देश के लिए, ठीक है। क्यों? राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। एसी ब्लास्ट हो जा रहे हैं, बताओ, ठीक है। लोगों का फिर क्या हो जाएगा? माइग्रेट करेंगे लोग, इमिग्रेशन होगा। वाटर शॉर्टेज, वाटर की कमी, माइग्रेशन प्रेशर, अभी बोला मैंने। फूड इनसिक्योरिटी, उसकी दिक्कत, एंड नेचुरल डिजास्टर्स, ये भी तो हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो जाएगा। एंड क्रिएटिंग सोशल एंड जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन मेनी रीजंस, बहुत सारे क्षेत्रों में इससे दिक्कत आ सकती है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं? सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं? नाउ कंसीडर क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली एन एनवायरमेंटल इशू बट ऑल्सो अ फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंज हो जाएगा। सेवरल कंट्रीज आर इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस इनटू अ नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग। अब वो नेशनल सिक्योरिटी की प्लानिंग के रूप में देख रहे हैं उसको। पहले पर बात करो और फिर बाद में बात करो, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है यहाँ पर। क्या? आपने जितनी भी तैयारी कर ली है, ठीक है भाई, जाके आराम से आपको अब इंटरव्यू देना है, ठीक। क्या क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। आप जब भी एंट्री करते हो, ठीक है, आप ये मत सोचना वहां जितने भी लोग हों, कोई भी हो, आप नहीं जानते होंगे उनको, ठीक है। बस डरना नहीं है, जो भी है बस करना है, डरना नहीं है, करना है, ये ध्यान रखना। तो आप जाओ, आपने जितनी तैयारी कर रखी है उसके हिसाब से आप परफॉर्मेंस दे करके आओ। बाकी आप आओगे तो अपना एक्सपीरियंस आप मुझे जरूर बताइए, इससे बाकी लोगों को मदद मिल पाएगी। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, 2 जून में जिसका इंटरव्यू है वो ये सोच के ना जाए कि 1 जून वालों से जैसा पूछा गया वैसा हमसे पूछा जाएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जितने लोगों ने पिछले साल इंटरव्यू दिया, जिनसे भी हमारी बात हुई है, सबकी अलग अलग राय थी, ठीक है। लेकिन एक जो कॉमन चीज देखने को मिली है लोगों में, वो था कि उनका जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, उस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जितना आपने पढ़ाई करी है, अब टाइम है उसको दिखाने का कि चलिए हम करके आते हैं। एंड सो दैट ऑल द बेस्ट टू ऑल द नाइट्स एंड मीट यू इन द न्यू सेशन सून। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।